हमें आपके एक्सपीरियंस की कुछ ऐसी बूंदे चाहिए। सो हाउ इट्स ऑल स्टार्टेड। सो सर टेक्नोलॉजी वाइज इफ देखने जाए तो मतलब पहले का और अभी क्या डिफरेंस है? अगर 2000 की साल की बात करें तो पहले कैमरामैन सिर्फ कैमरामैन था, उसको एज अ डायरेक्टर कैमरा के पीछे 6-8 कैमरा जो रन हो रहे, रशियन ब्राइड और इंडियन मारवाड़ी ग्रूम। जो ब्राइड थी उनको थोड़ा बहुत इंग्लिश आता था, तो 10 साल पहले वही आश्रम में मिले थे, फाइनली वही आश्रम में उन लोगों ने वेडिंग। सर आई थिंक अभी एआई बहुत ट्रेंडी चल रहा है। मान लीजिए कि अगर फोटोशॉप की मैं बात करूँ तो एआई मेरे हिसाब से बहुत ये वेडिंग फोटोग्राफी में आपके अचीवमेंट्स क्या है? जब तक आप कस्टमर की चेयर पे बैठ उसकी क्या पॉकेट साइज है। अगर हमें आपके एक्सपीरियंस की कुछ ऐसी बूंदे चाहिए कि 2000 के साल में जब आपने शुरू किया था वेडिंग फोटोग्राफी, तब का कॉन्सेप्ट आई थिंक पूरा ही डिफरेंट था एंड आज पूरा डिफरेंट है। यस। सो हाउ इट्स ऑल स्टार्टेड? फाइन। सो 2000 मतलब अगर अभी से देखने जाए तो 24 इयर्स पहले की कहानी, कि वो टाइम पे वेडिंग कैसा था या वो टाइम पे वेडिंग बजट कैसे थे। सो मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो वो टाइम और अभी के टाइम में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। यस। वो टाइम पे अगर आपको आइडिया हो तो रोल्स चलते थे जिसमें 36 प्रिंट्स क्लिक होती थी और बड़े से VHS कैमरा रहते थे जिसको हेलोजन लगा के वायरमैन लेके घूमते थे। तो बहुत ही अनोखी दुनिया थी। लेकिन वो मेरा सबसे पहला कैमरा था निकॉन FM10 जो आज भी मुझे याद है। तो वो कैमरा से मैं एक्सपोजिंग या शूट करता था और काफ़ी कुछ चीज़ें हम कैरी करके चलते थे। मतलब तब तो शायद गूगल का भी उतना ज़माना नहीं था, बहुत लेस इंटरनेट था, बट बहुत मज़े वाली वो भी दुनिया थी और अभी भी उतना ही हम मज़ा कर रहे हैं। तो उस टाइम पे आपको मतलब कंपैरेटिवली अभी देखने जाए तो टेक्नोलॉजीज बहुत ही ग्रो कर चुकी है, तो डेफिनेटली आपको उस टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस होते होंगे कि जहाँ पे स्टार्टिंग में आके लगता है कि अरे यार ये मुझसे नहीं होगा। क्या वो थॉट आपको आया कभी? देखिए, जब टेक्नोलॉजी कम होती है तब चैलेंजेस तो बढ़ती ही है, बिकॉज कि फॉर एग्जांपल अभी का टाइम कैसा है कि आप मोबाइल से भी क्लिक करो या DSLR से इमीडिएटली आप क्लिक करके कैमरा स्क्रीन पे देख सकते हो। लेकिन वो टाइम पे जो आपने क्लिक किया वो एज्यूम करना था कि ये ऐसा क्लिक हुआ होगा। प्लस वो टाइम पे जैसे मैंने बताया कि बहुत ही एक्सपेंसिव रोल्स चलते थे जो 36 ही आपको आउटपुट देते थे। तो आपको उसी में से एक प्रीसियस मोमेंट निकालनी थी। लेकिन वो टाइम पे जो भी फोटोग्राफर थे वो बहुत ही सोच समझ के क्लिक करते थे और अभी मतलब डिजिटल हो गया तो खटाखट स्टार्ट कर देते हैं। कैंडिड्स आ गए अभी हमारे टाइम में तो लाइक कोई भी क्लिक कर लो और उसको नाम दे दो कैंडिड मोमेंट। सो उस टाइम पे कैंडिड मोमेंट्स नहीं थे। एक परफेक्ट पिक्चर आप कैमरा में कैप्चर करते थे। एग्जैक्टली। तो ये तो आई थिंक डिफिकल्टी होगा क्योंकि वो होता क्या था कि बहुत ही लिमिटेड बजट में एक अच्छी असाइनमेंट निकालना, लिमिटेड रिसोर्सेज में काम करना और उसके अलावा ओवरऑल आपके पास अभी ग्राउंड फंक्शंस वगैरह चलते थे वो टाइम पे जनरली वाड़ी या छोटे हॉल में चलता था। अभी के टाइम पे 8 से 10 फोटोग्राफर बड़े इवेंट में रहते हैं और वो टाइम पे सिर्फ 2 फोटोग्राफर में एक वो फोटोग्राफर और एक वीडियोग्राफर, सिर्फ 2 जन में ही काम निकालना था। और ज़्यादा से ज़्यादा एक हेल्पर मिल जाता था और उसी से काम निकालना था। सो बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज में अच्छा आउटपुट देना वो टाइम की चैलेंज थी। वाओ। सो आपका जो फर्स्ट शूट किया होगा आपने, फर्स्ट वेडिंग जो आपने की होगी, वो फर्स्ट वेडिंग का आपका एक्सपीरियंस क्या था एंड आफ्टरवर्ड्स आपको क्या फील हुआ? राइट। सो बहुत ऑनेस्टली बोलूँ तो जैसे FM10 मैंने शौकिया कैमरा लिया था और मेरे करीबी फ्रेंड के ब्रदर की रिसेप्शन थी। सो वहाँ पे मैंने पहला मेरा शूट हुआ था और आज भी मुझे याद है कि बहुत ही मतलब फर्स्ट जो भी हम कुछ काम करते हैं तो बहुत एक्साइटमेंट रहती है, बहुत सारी अंदर से वो चैलेंजेस भी रहती है कि कैसा जाएगा, क्या होगा। लेकिन टचवुड के वो टाइम से लेके आज तक हमारी जितनी भी असाइनमेंट हुई वो नेवर बिफोर ही हुई। मतलब जो हमने कुछ भी किया वो उसमें क्रिएटिविटी से लेके बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हमने फील की जिसमें हर दिन हमें कुछ नया मज़ा आता है।
तो वो फर्स्ट इवेंट तो आज भी मुझे यादगार है, उनके रिसेप्शन की थी। दैट वाज अ मुस्लिम कास्ट, बट उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया और आज भी मेरे पास वो फोटो सेव है। बट ऑब्वियस है, फर्स्ट मेमोरी थी। Yes. तो उसको ऐसे रखते हैं संभाल के, जैसे हम रखते हैं कि अच्छा पहली सैलरी आ गई तो मम्मा के लिए कुछ लेंगे, काइंड ऑफ। एग्जैक्टली। सर टेक्नोलॉजी वाइज इफ देखने जाए तो मतलब पहले का और अभी क्या डिफरेंस है? क्या पहले कैसे वर्कआउट करते थे सेम वही कैमरा पे, और अभी आप कैमराज में क्या वर्कआउट करते हो? फाइन। सो देखिए, पहले अगर 2000 की साल की बात करें तो पहले कैमरामैन सिर्फ कैमरामैन था। आज की डेट में कैमरामैन प्रोग्रामर भी है। उसको आईटी का भी नॉलेज होना चाहिए, उसको सर्वर का भी नॉलेज होना चाहिए, उसको कैमरा के भी नॉलेज होना चाहिए, उसको कंटेंट राइटर भी बनना है, उसको इवेंट मैनेजर भी बनना है कि भाई कैसे पूरी इवेंट को सेट करना है, उसको ट्रैवल एजेंट भी बनना है कि भाई मुझे प्री वेडिंग के लिए ले जाना है तो कब मैं ले जाऊंगा, कैसे ले जाऊंगा, तो वो मैनेज भी करना है। उसको एज अ डायरेक्टर कैमरा के पीछे 6-8 कैमरा जो रन हो रहे हैं तो वो भी संभालने हैं। उसको डेटा मैनेजमेंट पर्सन भी बनना है कि पूरा डेटा मैं कैसे कंपाइल करूं। उसको एलईडी ऑपरेटर भी बनना है, उसको ड्रोन ऑपरेटर भी बनना है, उसको सिनेमेटोग्राफर भी बनना है और उसको अच्छा फोटोग्राफर भी बनना है। ये मल्टीटास्किंग जब चीज़ें होती है या मल्टीटास्किंग वो जब नॉलेज लेता है तब जाके वो ग्राउंड पे अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। तो आज की डेट और वो डेट में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। अभी की डेट में बहुत कुछ, हर दिन कुछ नया सीखना है। ये तो अपने पापा जैसा हो गया है कि लाइक फादर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहे हैं घर की, मम्मा को भी देखना है, हमें भी देखना है, हमारे सारे काम देखने हैं। सो बेचारे फोटोग्राफर्स भी सारी चीजें हेड करके चलते हैं। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग वी रियली एंजॉय दिस मोमेंट। हमने वो टाइम पे भी मज़ा किया और आज भी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं बिकॉज हमारे पास हर दिन कुछ नया सब्जेक्ट आता है, हर कपल में कुछ नया दिखता है, हर फैमिली हमारा फैमिली हो जाता है और हर मोमेंट में हम एंजॉय करते हैं। ओके, सो मतलब डे बाय डे यू आर इम्प्रूविंग योर सेल्फ ओनली। तो पहले से लेके अभी तक आपने कौन सी चीज़ें नई ऐड ऑन की आपके वेडिंग के अंदर? ओके, सो जैसे कि एड ऑन की मैं बात करूँ तो पहले के टाइम पे लेंसिको एल्बम चलते थे। उसके बाद में करिश्मा एल्बम आए, थिक एल्बम आए, उसके बाद में स्लिम एल्बम आए और वो इम्प्रूव करते करते आज एल्बम प्लस डिजिटल चीज़ें आ गई जिसके अंदर ऑन एन एवरेज आपका एल्बम पूरी दुनिया देख सके वैसी टेक्नोलॉजी हो गई, एआई टेक्नोलॉजी हो गई और वहाँ से लेके आने वाले टाइम में और भी बहुत कुछ नया नया आने वाला है। बेसिकली होता क्या है कि एक इवेंट के अंदर आज की डेट में कम से कम 5 से 7 हज़ार फोटोज़ क्लिक होते हैं। तो एआई टेक्नोलॉजी से वो काम आसान हो गया कि बंदे को खुद के पिक्चर्स इजीली मिल जाते हैं, प्लस क्यूआर कोड आ गया और उसके बाद में गेस्ट अपने फोटोज़ भी वो लिंक में अपलोड कर सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी आ गई। तो हर दिन कुछ नया आता है। सो वो डेटा मैनेजमेंट से लेके बहुत कुछ फोटोग्राफर्स अपने हिसाब से नया कर रहे हैं। इतना डीप तो हमें ही नहीं मालूम था कि लाइक फेस रिकग्निशन भी आ गया है, कुछ कुछ क्यूआर कोड भी आ गया है, इवन वी डिडंट नो। दैट इज वेरी नाइस। सो दिस ऑल थिंग्स यू हैव इंक्लूडेड इन योर पैकेजेस? यस यस। ओके, सो अभी जैसे वेडिंग है तो आप वेडिंग के अलावा भी मतलब बेबी शावर और इवेंट्स भी कवर करते हो और यू डूइंग वेडिंग्स ओनली? सी बेसिकली वी हैव अ बिग टीम, राइट? तो हम लोग हर चीज़ों में एक्सपर्टाइज प्लान करते हैं कि कैसे वो नेक्स्ट लेवल की असाइनमेंट जाए। बेबी शावर हुआ या वेडिंग फोटोग्राफी हुई या प्री वेडिंग फोटोग्राफी हुई, हम डिटेल में बहुत जाते हैं। मतलब हम लोग ऐसा प्लान लेकर नहीं चलते कि भाई एक साल में इतने वेडिंग कर लेने हैं। अगर कोई भी फोटोग्राफर नंबर गेम खेलेगा या ज़्यादा से ज़्यादा वेडिंग करने की कोशिश करेगा तो वहाँ वो अपना खुद का काम बहुत बिगाड़ेगा और सामने वाले कस्टमर का भी। आपको सिलेक्टेड काम करने हैं, सिलेक्टेड असाइनमेंट करनी है और जो भी करो वो नेक्स्ट लेवल की करो। कई बार मैंने देखा है कि भाई कस्टमर के पॉकेट को देखते हुए असाइनमेंट होती है। नेवर डू दैट, बिकॉज उसमें क्या होगा, आपका खुद का काम बिगड़ेगा। आप कस्टमर देख के अगर आप क्लिक करोगे या वो हिसाब से आप टीम मैनेज करोगे या आउटपुट दोगे तो ओवरऑल आपका काम बिगड़ेगा। सो मेरा मानना ये है कि आप जो भी करो वो बेस्ट करो और बढ़िया करो। और मतलब क्या चीज़ें हो सकती है एक वेडिंग, इफ़ मैं प्लान कर रही हूँ मेरा वेडिंग, तो मुझे कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए बिफोर चूजिंग माई वेडिंग फोटोग्राफर?
ओके, सबसे पहली चीज़ कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कौन से जोन से आता है। कई बार उसका खुद का एजुकेशन है ये फील्ड में, सबसे पहला वो चीज़। उसका विज़न क्या है, क्या विज़न से वो फोटोग्राफी करता है। थर्ड थिंग कि भाई ओवरऑल उसके पास खुद की कितनी टीम है, राइट। कई बार बाहर से टीम हायर करके कुछ भी काम दे दिया तो वो काम बिगड़ रहा है। उसके साथ में उसकी बैकएंड टेक्नोलॉजी क्या है, उसके पास कौन सा सर्वर है, कैमरा लेंसेस अपनी जगह पे तो चाहिए ही बढ़िया, लेकिन बैकएंड पे डेटा सेव करने के लिए भी क्या टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे हैं वो चाहिए। और उसके साथ में गूगल रिव्यू, ऑथेंटिक उसका पहचान गूगल रिव्यू से हो जाएगी तो वो आप देख सकते हो। उसके टीम की साइज़ और उसके स्टूडियो की साइज़ कि क्या है, मार्केट में कितने टाइम से वो सस्टेन कर रहा है। क्योंकि जैसे आप देख रहे हो कि कोविड के बाद काफ़ी ऐसे स्टूडियो बंद हो गए, काफ़ी ऐसे फोटोग्राफरों ने अपने प्रोफेशन चेंज कर लिए। तो जो कंपनी को आप अपनी मेमोरीज दे रहे हो वो मार्केट में कितने टाइम से एग्जिस्टिंग है, वो कितने सालों से काम कर रही है, वो सब एनालिसिस करने के बाद ही आप ये चीज़ उसके हाथ में दे सकते हो। ओके, गॉट यू। एंड इफ़ आप कोई प्रोजेक्ट लेते हो, जैसे कि प्री वेडिंग का ले लिया और वेडिंग का प्रोजेक्ट ले लिया, तो कौन कौन सी चीज़ें होती है क्लाइंट्स की जिसका ध्यान क्लाइंट कम और आप ज़्यादा रखते हो, आपकी टीम ज़्यादा रखती है? फाइन। सो देखिए, प्री वेडिंग चीज़ ऐसी है कि जो कपल है वो फोटोग्राफर के भरोसे आता है, सबसे पहली चीज़। तो प्री वेडिंग के अंदर आप जो भी कपल को जहाँ पे भी जो भी लोकेशन पे ले जाते हो, वो लोकेशन की रिसर्च आपको पहले करनी है। उसकी आपको ओवरऑल वो एनवायरनमेंट कितना सेफ है, कहाँ पे आप ले जाओगे, क्या क्या शॉट्स आप लोगे, वो सब चीज़ें आपको डिस्कवर करने के बाद ही आप कपल को रेकमेंड कर सकते हो। अदरवाइज़ 80% मैंने मार्केट में देखा है कि भाई जस्ट आप यहाँ पे आ जाओ और फोटोग्राफी आपकी हो जाएगी, ऐसा हम शूट कर लेंगे। तो वहाँ क्या होता है कि अलाइनमेंट नहीं होता है। काम तो निकल जाता है लेकिन कपल को ही मालूम नहीं होता कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। तो अगेन कि भाई उनका केस स्टडी करो, उनकी केमिस्ट्री समझो, उनके बारे में जानो, उनसे फेलोशिप करो, 2 से 3 मीटिंग करो और उसके बाद में उनको प्रॉपर प्री वेडिंग के लिए अप्रोच करो। Okay, so you are giving this much your efforts into yes, it. Yes. Wow. साथ साथ में आप मतलब क्या क्या सर्विसेज, मतलब आफ्टर सर्विस आप उनको क्या क्या थिंग्स प्रोवाइड करते हो, जैसे कि लाइक फोटोग्राफ्स हो गए, बट फोटोग्राफ्स के साथ साथ? ओके, देखिए ये पूरी दुनिया है ना इमेजिनेशन की है, ये पूरी दुनिया मेमोरीज की है, ये पूरी दुनिया अटैचमेंट की है। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कोई ब्राइड का शूट करता हूं तो मुझे एज अ फादर बन के भी सोचना पड़ेगा, एज अ ब्रदर बन के भी सोचना पड़ेगा कि उसके क्या इमोशंस है। तो वैसे ही प्री वेडिंग के अंदर भी अगर हम जो भी प्री वेडिंग शूट करते हैं तो पहले उनके कास्ट का बैकग्राउंड देखते हैं कि भाई कौन सी कास्ट से वो बिलोंग करते हैं, कितना रोमांटिक दिखा सकते हैं, कि कैसे ऐसे सीन दिखा सकते हैं कि जो हर कोई देख पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग भारतीय संस्कृति से है, हम लोग ऐसे कम्युनिटी से आते हैं कि जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लोग वो प्री वेडिंग देखने वाले हैं। तो वहाँ पे कोई ऐसे अननोन सीन नहीं दिखाने चाहिए कि जिससे ओवरऑल सबका उसमें खराब लगे। दूसरी चीज़ कि केमिस्ट्री, मतलब कि कपल भले उनके अरेंज मैरिज है लेकिन वो लव देखना चाहिए उनकी बातों में, उनके फेस एक्सप्रेशन में। तो हमारी कोशिश वही रहती है कि भाई वो अटैचमेंट उनका दिखे स्क्रीन पे, वो एक्सप्रेशन दिखे कि जिससे एक वाव क्रिएट हो। तो ऐसे छोटी से छोटी चीज़ों पे हम लोग एक्सप्रेशन पे काम करते हैं, लोकेशन पे काम करते हैं, क्लोथिंग पे काम करते हैं। वो सब मिलाने के बाद एक अच्छा सा प्री वेडिंग लॉन्च होता है। यस। सो मतलब ये क्या होता है ना कि कभी भी वेडिंग ले लो या ऐसे पोजेस ना हम गर्ल्स बहुत दे देते हैं, राइट। मिरर के सामने खड़े होकर ना 500 पोजेस दे देंगे, बट एक्चुअल में जब पोज देने का टाइम आएगा ना तब हमें कोई पोज नहीं आएंगे। सो आपकी टीम ये मतलब पोजेस भी आप ही दिखाते हो क्लाइंट्स को कि ऐसे ऐसे पोज करो, क्योंकि वो मोस्ट चैलेंजिंग है? अभी ये क्वेश्चन का आंसर ऐसा है कि अभी के जनरेशन को बहुत पोजिंग नहीं पसंद है। उनको कैंडिड चाहिए, उनको नेचुरल चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि पहले गूगल फॉर्म देके उनकी केमिस्ट्री समझते हैं कि उनकी ये वेडिंग जो हो रही है वो लव मैरिज है या अरेंज मैरिज, वो कौन उनका हैंग आउट पॉइंट कौन सा है, या वो कैसे मिलते थे, क्या स्टोरी निकल के आ रही है।
फिर उसके बाद में हम लोग एक पूरा डिज़ाइन करते हैं और वहाँ से हमारा प्री वेडिंग स्टार्ट होता है। तो प्री वेडिंग चीज़ ऐसी है कि जब तक आप सामने वाले की केमिस्ट्री या उनकी लाइफ की स्टोरी नहीं समझोगे तब तक आप उसमें एक अच्छी स्टोरी नहीं बना पाओगे। यस, करेक्ट। और मतलब ऐसे भी वेडिंग का नाम सुनते हैं ना, एक चीज़ तुरंत माइंड में ब्लो अप होती है, दैट्स एन इनविटेशन कार्ड। यस, आई एम गुजराती, हमारे गुजराती में बोलते हैं कंकोत्री, राइट। तो वो सबसे बड़ा टास्क होता है, कज वो घर में ना सारे लग जाते हैं ड्राफ्ट्स देखने के अंदर कि अरे यार कौन सा ड्राफ्ट रखेंगे, कैसा इनविटेशन रखेंगे। और आई थिंक अभी तो बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ गई है, तो अभी तो डिजिटली जाने लगे हैं। तो आपका ड्राफ्टिंग फॉर एन इनविटेशन कैसे होता है? फाइन। सो देखिए, इनवाइट्स चीज़ ऐसी है कि जिसके अंदर वो सामने वाले की भावना दिखनी चाहिए कि भाई वो किस भाव से आपको इनवाइट कर रहा है। तो अगेन वो भी एक इमोशंस की बात हुई, एक ऐसी चीज़ों की बात हुई कि वो सामने वाले को वो इनविटेशन भले वो व्हाट्सएप पे भी क्यों ना जाए, लेकिन वो देख के आने का मन हो, एक क्यूरोसिटी क्रिएट हो कि अरे यार ऐसा कुछ होने वाला है, ये कुछ होने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे हम डिफरेंट इनविटेशंस पे काम करते हैं कि जिससे क्लाइंट को कुछ नयापन मिले। हमने वॉइस ओवर में इनविटेशन बनाए, हमने एनिमेशन में बनाए, हमने होर्डिंग्स भी क्रिएट किए हैं और वो वीडियो वायरल किए हैं। ऐसे मतलब अनबिलीवेबल असाइनमेंट एवरी टाइम हम कोशिश करते हैं कि जिससे क्लाइंट को कुछ नया मिले। ओके, दैट्स एक्चुअली ग्रेट। और मतलब वेडिंग और प्री वेडिंग के जो लोकेशंस होते हैं वो आपके लिमिटेड होते हैं कि लाइक फॉर एन एग्जांपल मुझे वेडिंग चाहिए मेरी, तो यहाँ पे नहीं चाहिए या उदयपुर में चाहिए या तो कहीं और ही जगह पे चाहिए। तो मतलब यू बिलोंग्स टू सूरत, तो आप सिर्फ सूरत की ही प्रोजेक्ट्स लेते हो और यू कवर एनी अदर सिटीज़ टू? देखिए, वेडिंग ऐसी चीज़ है कि हम कहीं पे भी ये असाइनमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि टचवुड पिछले 25 सालों में हमने सूरत से लेके दुबई और यूएसए में भी असाइनमेंट की है। तो इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मेन है क्लाइंट का टेस्ट और उनके साथ का बॉन्डिंग। हमारा मेन काम ये रहता है कि क्लाइंट के साथ फैमिली बन के काम करे। कपल अगर प्री वेडिंग में हमारे साथ आए हैं तो विदाई तक उनके साथ ऐसे रिलेशन बन जाते हैं कि जैसे वो घर का कोई हमारा सदस्य हो या हम उनके घर के सदस्य हो। तो मेन है उनका टेस्ट समझना, क्लाइंट का टेस्ट समझना। एक बार टेस्ट समझ में आ गया तो फिर लास्ट मोमेंट तक वही चलेगा। और दूसरी चीज़, हम लोग प्री वेडिंग के अंदर कभी भी अंकल आंटी नहीं बुलाते हैं, हम पप्पा मम्मी करके ही बुलाएंगे, क्योंकि वो हमारे फैमिली मेम्बर हो गए। वो दीदी या भैया बोल के ही हम बुलाएंगे। जब तक ये रिलेशन क्रिएट नहीं होंगे तब तक वो हमसे भी खुल के वो स्माइल नहीं मिलेगी या वो इमोशंस क्रिएट नहीं होते। पर्सनल टच जब जहाँ तक नहीं मिलेगा तो काम करने में ही मजा नहीं आएगा। बिकॉज आपको भी क्लिक्स लेने हैं और सामने वाले को भी क्लिक्स देने हैं। तो वो एक बॉन्ड पे ही डिपेंड करती है ये चीजें। तो मतलब जैसे आपने बॉन्ड की बात की, तो इफ क्लाइंट का प्री वेडिंग एंड वेडिंग दोनों आपके साथ है, तो वेडिंग में जो असाइंड है सेम वही फोटोग्राफर हमारे साथ रहेगा वेडिंग प्री वेडिंग का वेडिंग में, या फिर यू चेंज देम? नहीं, डेफिनेटली जो प्री वेडिंग के अंदर पूरी टीम है वही वेडिंग कवर करती है, बिकॉज उनके साथ की एक उनकी बॉन्डिंग ऑलरेडी हो चुकी है। वो टीम को उनका टेस्ट भी आइडिया लग गया है और वही टेस्ट को एंड तक कंटिन्यू करना है। अगर पर्सन हर दिन चेंज होते हैं तो वहाँ पे क्लाइंट भी इरिटेट होगा और काम में भी मज़ा नहीं आएगा। सो ऑलवेज वी आर फोकसिंग कि भाई हाँ, ये हिसाब से यही टीम कंटिन्यू होनी चाहिए। तो और वही लास्ट तक वो देखते हैं। हाँ, बिकॉज अभी जैसे कि कोई और आ गया प्री वेडिंग में फोटोशूट करने में, तो उसके साथ ऐसे ही कंफर्टेबल हो ही चुके थे तब की वेडिंग में कोई और ही आ गया। राइट। फिर से उसके साथ कंफर्टेबल होना, और क्या है कि वो टेस्ट भी नहीं पहचानता है, एज यू सेड कि एक बार अभी सैलून की ही बात ले लो, एक सैलून में जाएंगे उसको पता चलेगा 2-4 बार गए कि अच्छा ये मैम ना ऐसे ही हेयर कट करवाती है, तो मैं जाऊंगी नेक्स्ट टाइम तो मुझे बोलना नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली सेम वे में यू आर ऑल्सो गिविंग कि जो फोटोग्राफर वेडिंग में है वही जो प्री वेडिंग में वही वेडिंग में भी आएगा। That's really nice actually। So ये पर्सनल टच की बात हो गई कि भाई उनका टेस्ट क्या है, एक बार वो फोटोग्राफर ने समझ लिया तो वही अच्छे से उनको डिलीवर कर पाएगा। सर एक जनरल बात करें फोटोग्राफर के बारे में और वेडिंग के बारे में, तो एक थॉट ऑलवेज मेरे दिमाग में रहता है कि वेडिंग फोटोग्राफर कैसा होना चाहिए या एक फोटोग्राफर कैसा होना चाहिए? देखिए, अगर आप इसको मैं एक एग्जाम्पल के हिसाब से लूँ
कि आपका ऑपरेशन है, लाइफ का फर्स्ट ऑपरेशन है, तो आप डॉक्टर कैसा चाहोगे कि जो स्पेशलाइज हो, आपकी जान बचा सके। भले आपका रियल ब्रदर भी डॉक्टर क्यों ना हो, लेकिन आप उससे नहीं करवाओगी। क्यों? क्योंकि भाई मुझे एक्सपीरियंस वाला फोटोग्राफर या डॉक्टर चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सब चीज़ों में एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। बंदे के पास पहली चीज़ है कि एक्सपीरियंस है, दूसरी चीज़ कि उसके पास वो हिसाब से नॉलेज है, वो हिसाब से इक्विपमेंट है, वो हिसाब से टेक्नोलॉजी गैदर करके चल रहा है, मार्केट में उसकी क्या रेप्यूटेशन है, वो सब देखने के बाद ही आप एक अच्छा फोटोग्राफर सिलेक्ट कर सकते हो। ओके। और फोटोग्राफर्स की खुद की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो एक आर्टिस्ट होना चाहिए। और वो चीज़ों को अच्छे से समझना चाहिए कि क्या रिक्वायरमेंट है सामने वाले की, हम्बल होना चाहिए और चीज़ों को कस्टमर के हिसाब से कस्टमाइज दे के करने वाला चाहिए। मतलब ज़्यादा प्रोफेशनल बनेगा तो वो नहीं चलेगा मार्केट में। ऑब्वियस है, वेडिंग में तो स्पेशली नहीं चलेगा। यस। एंड लाइक मैंने काफ़ी जगह पे देखा है कि ऑन ग्राउंड भी बहुत चैलेंजेस आते हैं और वो लोग बट पता नहीं उसमें से भी कुछ और निकाल के ले आते हैं। राइट। तो आप कैसे ऑन ग्राउंड ये चैलेंजेस को टैकल करते हो? फाइन, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। अभी रिसेंटली हमारे साथ ऐसा हुआ कि दुबई में हमारी असाइनमेंट थी और डेजर्ट सफारी के अंदर वहाँ पे मेहंदी और पीठी का प्रोग्राम था। और हुआ क्या कि पूरे 30 इयर्स में जो बारिश नहीं हुई, उसी दिन डेजर्ट सफारी में वो बारिश हुई। बट वहाँ पे भी हमने कैमरा ऑन रखते हुए जो हमने उन लोगों को एंजॉय करवाया, वो जो ओवरऑल ट्रांसपेरेंट रेनकोट पहने थे तो उनके अंदर उनका पूरा शूट लिया और जो हिसाब से असाइनमेंट निकली वो नेक्स्ट लेवल की निकली। मतलब हमने खुद ने भी वो बारिश में एंजॉय किया, क्लाइंट को भी करवाया और शाम को ऐसा पकड़ के चली गई, शाम को 5 बजे से लेके रात को 12 बजे तक फुल बारिश के अंदर पूरा शूट हुआ, लेकिन कुछ नेक्स्ट लेवल का काम हुआ। वाओ, मतलब एक तो दुबई में कभी ना होने वाली बारिश हुई प्लस यू एंजॉयड, दैट्स द मोस्ट। सो मतलब एज यू सेड आपने दुबई का भी प्रोजेक्ट लिया और इंडिया के भी प्रोजेक्ट्स आप लेते हो। तो क्या डिफरेंस क्या आता है इन प्रोजेक्ट्स में, यहाँ पे और आउट ऑफ इंडिया वाले? आसमान ज़मीन का रहता है वैसे तो। क्योंकि देखिए, आप जब आउट ऑफ कंट्री असाइनमेंट करते हो तो सबसे पहली चीज़ कि हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहती है। होटल बुक करने से लेके या वहाँ पे पासपोर्ट सबमिट से लेके, करेंसी से लेके, इक्विपमेंट से लेके, वहाँ की एजेंसीज के साथ काम करने से लेके, प्लग पॉइंट भी अलग रहते हैं इंडिया के और वहाँ के, तो वो चीज़। और सबसे लास्ट में और सबसे इम्पोर्टेंट, दुबई हो, यूएस हो या कोई भी कंट्री हो, वहाँ से जब आप इंडिया आते हो तो डेटा यहाँ तक प्रॉपर सेफ पहुँचना चाहिए। तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम हर बार ऐसा करते हैं कि जब भी हमारी आउट ऑफ कंट्री असाइनमेंट चलती है, हम वहाँ से ही डेटा क्लाउड पे अपलोड कर देते हैं। चाहे वो जितने भी जीबी का हो, पूरी नाइट जगनी पड़े, हम बैठते हैं, लेकिन डेटा जब तक वो क्लाउड पे पूरा नहीं चला गया, हम लोग वहाँ से नहीं लेफ्ट होते हैं। सो ये हमारी क्वालिटी है और डेटा सेफ्टी है। ये मतलब बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, बिकॉज इफ डेटा का कुछ हो गया ऐसे वैसे तो पूरा वेडिंग गया, सामने वाले का पूरी मेमोरीज गई। एग्जैक्टली। वाओ, ये मतलब इतने सारे फोटोग्राफर्स को आप जैसे फील्ड में उतारते हो, एज यू सेड कि काफ़ी सारे 7-8 फोटोग्राफर्स होते हैं ऑन ग्राउंड, तो उनको मैनेज मतलब आप कैसे करते हो? ग्रेट। सो देखिए, अभी जैसे मैंने बताया कि पहले के टाइम पे 1 या 2 फोटोग्राफर से शादियाँ हो जाती थी। आज की डेट में कंटेंट का ज़माना है। वो ऐसा कंटेंट या ऐसे वीडियोस या ऐसे फोटोज़ चाहिए कि हर मोमेंट को कैप्चरिंग करके वो एक अच्छा सा मूवी बने। तो हमारा कोशिश ये रहती है कि हर, जैसे मान लीजिए कि 8 से 10 जन की एवरेज टीम ग्राउंड पे रहती है, तो हर कोई अलग अलग सब्जेक्ट पे काम करता है। फॉर एग्जांपल, कोई फैमिली पे फोकस करता है, कोई कपल पे फोकस करता है, ड्रोन है तो ओवरऑल डेकोर से लेके एंट्री पे फोकस करता है, रील मेकर रील बनाता है, स्टोरी राइटर या डायरेक्टर्स है वो इंटरव्यूज़ पे फोकस करता है। और उसके लिए हमने पूरा चेकलिस्ट बनाया है और वो हिसाब से हम लोग काम करते हैं जिससे एक अच्छा कंटेंट निकले।
सर एक कभी रिसेंट एक आपकी असाइनमेंट देखी थी हमने यूट्यूब पे, जिसके अंदर जो ब्राइड थी वो आई थिंक रशियन थी। यस। या एंड जो ग्रूम साइड था वो इंडियन फैमिली थी। Yes. तो मतलब कुड यू प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट दैट इवेंट? देखिए, ये हमारे लिए भी लाइफ का ऐसी एक फर्स्ट मौका था कि जो 2 स्टेट पे तो काम किया था, लेकिन 2 कंट्रीज अलग अलग, मतलब रशियन ब्राइड और इंडियन मारवाड़ी ग्रूम। यस। और वो भी श्री श्री रविशंकर जी के आश्रम में उनका वेडिंग था। सो यू वॉन्ट बिलीव कि हमारे लिए हर टाइम पे कुछ नया टास्क था, नई चैलेंज थी, क्योंकि वो रशियन इंग्लिश भी नहीं समझ रहे थे और एक रात में हम रशियन सीख भी नहीं सकते। तो हाँ, तो उन लोगों के साथ भी हमने बहुत प्रॉपर डील की। जो ब्राइड थी उनको थोड़ा बहुत इंग्लिश आता था, तो वो अपने पेरेंट्स को गाइड करती थी कि फोटोग्राफर ये मांग रहा है या ये करवाना चाहता है। पीठी का टाइम था तो ग्रूम के फादर मदर ब्राइड के फादर मदर को सिखा रहे थे कि ऐसे ही इसको पीठी बोलते हैं और वो हिसाब से पीठी का वो प्रोग्राम कर रहे थे। हर एक छोटे मोटे रिचुअल्स में जस्ट लाइक अ कॉपी पेस्ट हो रहा था, वहाँ से देख देख के वो लोग कर रहे थे। कई चीज़ों हम भी दिखा रहे थे कि इसको ऐसे करो, बट एंड ऑफ द डे इतना मज़ा किया उन लोगों ने हमारे साथ और हमने भी बहुत इन्जॉय किया। और रशियन जो जितने भी उनके ब्राइड के साइड पेरेंट्स या जो लोग भी थे, मतलब उनको मेकअप की भी ज़रूरत नहीं रहती है। हाँ। वो इट्सल्फ इतने ब्यूटीफुल दिखते हैं। beautiful. तो वो असाइनमेंट, वो ब्राइड की असाइनमेंट या वो ग्रूम के साथ काम करने में हमें बहुत मज़ा आया। और उनकी भी थ्रू स्टोरी ऐसी थी कि वो लोग 10 साल पहले वहीं आश्रम में मिले थे, वहाँ से ही उनकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई और फाइनली वही आश्रम में उन लोगों ने वेडिंग की। वाओ, मतलब जहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई वहीं से पूरी मतलब लाइफ लॉन्ग स्टोरी शुरू हो गई। दैट्स ग्रेट। और मैं आपको एक दूसरी चीज़ बताऊं कि फोटोग्राफी एक दुनिया ऐसी है कि जिसके अंदर ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को आपको देखने का मज़ा आएगा। आप उनके साथ वीकनेस बन के काम करोगे। जो जगह पे कॉमन पीपल या सेलिब्रिटीज़ जाने के लिए तरसते हैं, वो जगह पे फोटोग्राफर जाके आता है, और वो भी क्लाइंट के पैसों से। वाओ। तो जैसे कि हमारी अभी रिसेंटली जो दुबई में असाइनमेंट हुई, वो पाम जुमेरा पे वर्ल्ड करके बहुत ही बड़ी होटल है, जो सेलिब्रिटीज़ लोग वहाँ पे वेडिंग करते हैं। तो समुंदर के किनारे वहाँ पे शाम के 6 बजे बढ़िया सा वेडिंग हुआ और हमने और पूरे गेस्ट ने बहुत एंजॉय किया, जो हमारे लिए भी एक यादगार मोमेंट थी। और मतलब यहाँ से आप अपने फोटोग्राफर्स लेके गए थे, तो वहाँ पे उनको मतलब रहने का, खाना पीना, उनका ट्रैवलिंग, हाउ यू मैनेज सर? देखिए, ये सब चीज़ें मैनेजेबल है, लेकिन हाँ, प्री प्लानिंग करना पड़ता है। जब आप आउट ऑफ कंट्री कोई भी असाइनमेंट लेते हो तो आपके टीम के वीज़ाज़, उनके ज़रूरी डॉक्यूमेंट या जितने भी चीज़ें रहती है वो आपको बहुत पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है। फ़्लाइट की टिकट से लेके प्लान बी भी लेके चलना पड़ता है कि फ़्लाइट कैंसिल हुई, लेट हुई तो प्लान बी क्या होगा, वहाँ पे कौन टाइम पे पहुँचेगा, वो इस सब से पूरा मैनेज करके आपको चलना पड़ता है। ओके, सो ये सारे हमें आपके एक्सपर्टीज़ मिल गई कि हाउ यू डू वेडिंग फोटोग्राफी। नाउ आई वांट्स टू नो कि व्हाट इफ़ मेरी शादी है, आई कॉन्टेक्टेड यू और मुझे फाइनलाइज करना है आपको। सो मैंने जस्ट कॉल किया, तो वो कॉल के बाद आपका पूरा वे कैसे रहता है, क्या रहता है क्लोज करने तक का? इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। देखिए, शादियों में होता क्या है कि कैटरिंग पर्सन वो दिन पे आएगा, आप कैटर सर्व करेगा और वो निकल जाएगा। मंडप वाला हो सकता है 2-3 दिन पहले आया, इवेंट वाले कुछ महीने पहले से काम करते हैं। लेकिन फोटोग्राफर ऐसा रहता है कि से फॉर एग्जांपल आपकी शादी 2025 में है, फेब मंथ्स में, राइट? तो आपको अभी से उसको बुक करना पड़ेगा, प्री वेडिंग अभी से स्टार्ट होगा और आपकी डिलीवरी हो सकता है जो भी पैकेजेस आपने सिलेक्ट किए हो, एल्बम वगैरह की डिलीवरी, वो मार्च या अप्रैल में आपकी होगी। 2-1 महीने में आपको डिलीवर मिलते हैं। तो कम से कम 8 महीने से 10 महीने की जर्नी रहती है। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो 2 दिन के लिए आपने वो फोटोग्राफर को हायर किया है, आपने कम से कम 8 या 10 महीने के लिए उसको हायर किया है। और वो फोटोग्राफर हर दिन, वो व्हाट्सएप ग्रुप हुआ या कॉल हुआ या ग्राउंड विजिट हुई या इवेंट वाले के साथ मीटिंग हुई या साउंड वाले के साथ मीटिंग हुई या बिहाइंड द सीन लेना रहा या एलईडी वाले के साथ काम करना रहा, हर चीज़ में वो फोटोग्राफर वहाँ पे खड़ा रहेगा और आपको सर्विस देगा। तो ये बहुत बड़ी जर्नी है।
ओके, सो यू सेइंग इफ वेडिंग फेब में है तो हमें अभी से वेडिंग फोटोग्राफर बुक करना चाहिए, यस, सो दैट प्री वेडिंग और सारे जो भी डिलीवर्स है वो हमें टाइम टू टाइम मिल सके। एग्जैक्टली। ओके, सर आई थिंक अभी एआई बहुत ट्रेंडी चल रहा है, सभी जगह पे एआई हो गया है, एआई से ही सभी काम हो रहे हैं। सो इस एआई के ज़माने में फ्यूचर में क्या रहेगा फोटोग्राफर और एआई का एक कंटेंट? देखिए, एआई आज की डेट में ऐसा है कि हर फील्ड में वो धमाल मचा रहा है। yes. तो फोटोग्राफी में भी डेफिनेटली फोटोग्राफर को हेल्पफुल ही रहेगा। मान लीजिए कि अगर फोटोशॉप की मैं बात करूं तो उसके अंदर भी एआई बहुत सारी नई नई चीज़ें दे रहा है। एडोब प्रीमियर में नई चीज़ें आ रही है। तो कंटेंट से लेके जो भी कुछ नया बनाना रहेगा वो फोटोग्राफर को पहले सीखना पड़ेगा, एआई उसको डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो एआई मेरे हिसाब से बहुत ही यूज़फुल टूल है। मैं आपको बताऊं कि 2003 में जब कोडाक कैमरा डिजिटल सबसे पहले सूरत में आए थे, लोग बोल रहे थे अभी फोटोग्राफर की ज़रूरत क्या रही, और तब से लेके आज तक डिमांड बढ़ती ही गई। वैसे एआई आएगा या आ रहा है, उससे डिमांड बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ओके, एंड एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी जो कब से मेरे दिमाग में पॉपअप कर रही है कि ये वेडिंग फोटोग्राफी में आपके अचीवमेंट्स क्या है अभी तक? व्हाट थिंग्स यू डिड, आपके प्रोजेक्ट सारे कैसे रहे, नेशनली इंटरनेशनली? वेडिंग है सो आप बहुत सारी जगह पे गए होंगे, सो व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ योर्स? देखिए, अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो एक एग्जांपल के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर कभी भी ऐसा नहीं बोलता कि मैं मतलब बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया हूं, वो ऐसा ही बोलेगा कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो वैसे ही फोटोग्राफर एक अच्छा फोटोग्राफर बनने की कोशिश करता है। अचीवमेंट ऐसी है कि दुनिया वो अचीवमेंट देती है, अवार्ड्स हुआ या हमें कोई सेलिब्रिटी के साथ काम करने का मौका मिला, तो वही हमारे अचीवमेंट्स रहते हैं। तो अभी तक के अचीवमेंट्स की मैं बात करूं तो अक्षय कुमार जी के साथ हमने काम किया, विवेक बिंद्रा जी के साथ हमने काम किया, ज्ञान वत्सल जी के साथ हमने काम किया, या विकास खन्ना जी, उनके साथ हमने काम किया। वैसे करंटली हमने ये सब असाइनमेंट पिछले 2-1 साल में की, और अगर 25 या 24 ईयर्स की मैं बात करूँ तो उसमें छोटे से लेके बड़ा तक जो भी काम है वो हमारे लिए सेलिब्रिटी का ही काम है, और वो हमारे लिए हर काम अचीवमेंट है। बिकॉज आज की डेट में आप भी जानते हो कि बहुत सारे फोटोग्राफर हैं सूरत में, सूरत के बाहर, फिर भी इतना सारा काम हमारे पास रहता है और हम सिलेक्ट करते हैं कि हाँ ये काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो दिस इज ऑल्सो बिग अचीवमेंट फॉर अस। यस, एंड इंटरनेशनली जाके वेडिंग करके आना, दैट्स ह्यूज। बिकॉज मैंने देखा है कि आफ्टर कोविड बहुत सारे वेडिंग फोटोग्राफर शर्ट हो चुके हैं। एज यू साइड कि उन्होंने अपने लिटरली प्रोफेशन चेंज कर लिया है। कोई जो फोटोग्राफर था वो वर्क करने चला गया है, अपना खुद का छोड़ के किसी और फर्म के साथ जुड़ गया है, और आई थिंक आफ्टर दैट आपने बहुत हाइक की है। सो ऐसे तो कैसे कैसे आप क्रिएटिव आइडियाज डे बाय डे लाते रहते हो अपने वेडिंग के अंदर कि आप अभी तक ग्रो ही कर रहे हो? सो देखिए, फोटोग्राफी की मैं बात करूं या कोई भी बिजनेस पर्सन की बात करूं, जब तक आप कस्टमर की चेयर पे बैठ के नहीं सोचोगे तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो पहले कस्टमर की चेयर पे बैठे, उसकी क्या नीड है वो समझिए, उसके क्या इमोशंस है वो समझिए, उसकी क्या पॉकेट साइज है। मतलब कई बार आप अनशन बजटिंग दे दोगे बट वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, तो शायद वहाँ पे आपको मिडलमैन बन के काम करना पड़ेगा कि इनके साथ काम भी करना है। तो उनकी पॉकेट साइज को ध्यान में रखते मैं क्या दे पाऊँगा और वो भी क्या बेस्ट दे पाऊँगा, वो थियोरी से आप काम करोगे तो शायद वो क्लाइंट एक मिनिमम बजट में काम करवाएंगे, लेकिन उनके बाद के जितने भी आपको रेफरेंस मिलेंगे वो नेक्स्ट लेवल के मिलेंगे, क्योंकि आपने अपनी जान लड़ा दी है उसके लिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कस्टमर्स को आप बेहतरीन चीज़ें दीजिए। एंड ये जो फोटोग्राफर्स है जो मतलब इंटरनेशनली नेशनली जाते हैं, तो उनकी टीम आपने पहले से ही आपके वहाँ फिक्स्ड है कि ये फोटोग्राफर्स है वो ये प्रोजेक्ट करेंगे, और कैसे होता है ये वर्क? यस, डेफिनेटली, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि नेशनल हुआ या इंटरनेशनल हुआ, खास करके इंटरनेशनल के अंदर हमें हर क्राइटेरिया से गुजरना पड़ता है। पहली चीज़ उनके एजुकेशन, उनका पासपोर्ट, उनका बैकग्राउंड, पुलिस रिकॉर्ड, सब कुछ चीज़ें, और उनका खुद का बिहेवियर। क्योंकि जब आप इंटरनेशनली किसी के साथ डील करते हो तो वहाँ क्लाइंट भी आपको अलग अलग टाइप के मिलते हैं। तो वो हिसाब से
हमारी टीम में डे 1 से हम लोग ओथ दिलवाते हैं कि भाई आपको हो सके उतना हम्बल रहना है, कस्टमर्स को हो सके उतनी रिस्पेक्ट देनी है, कंप्लीट यूनिफॉर्म में ही जाना है और हर चीज़ों में यस सर बोल के ही आना है। कभी भी हमारे वहाँ नो वाली बात नहीं आती है। सो ये आप उनको पहले से प्री ट्रेनिंग देते हो कि दैट हाउ टू बिहेव, हाउ टू टॉक। यस, अगर हमारे वहाँ कोई भी नया बंदा ज्वाइन हुआ तो पहला 15 दिन 1 महीना पूरी उनकी ट्रेनिंग होती है और उसी के बाद उनको फील्ड पे हम ले जाते हैं। बिकॉज जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये एक डॉक्टर की जैसी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी लाइफ मतलब उनका सवाल आ जाता है, तो वैसे उनके इमोशंस या उनके वो इवेंट का सवाल आ जाता है कि अगर मैंने कोई काम बिगाड़ा तो। सो हियर यू आर सेटिंग वन लाइक प्रोफेशनलिज्म लेवल कि यू मेंटेनिंग योर स्टाफ like this way. Exactly. Okay. So yeah, hello girls out there. If you are planning for your wedding, for your pre-wedding, then please connect to Max Media. Please connect to Mr. Nayan Chauksy. डेफिनेटली उनके पास जो भी नए नए थॉट्स है, जो भी नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ है, वो आपको कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट देंगे फॉर योर वेडिंग, जो आई थिंक दूसरी गर्ल्स के वेडिंग के साथ मैच आउट नहीं होते होंगे, राइट सर? डेफिनेटली। सो या थैंक यू सो मच। तो हमारा लास्ट में स्लोगन रहेगा, रहो ना देवदास, फोटो खिंचाओ बिंदास। बिंदास, यस। थैंक यू सो सो मच सर, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।